नमस्कार। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसे लेकर के समूचा विपक्ष जश्न मना रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली जो पार्टियां हैं या जो दूसरे नागरिक समाज के संगठन हैं या जो दूसरे सामान्य नागरिक हैं जो वकालत में हैं या पत्रकारिता में हैं, जिनको लगता था कि चुनाव आयोग का कामकाज ठीक नहीं हो रहा है, वो सारे लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच चुनाव आयोग का फैसला ऐसा है क्या जिस पर इतना जश्न मनाया जाए या जिसकी इतनी हाइप बने? क्या चुनाव आयोग को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे चुनाव आयोग बदल जाएगा या चुनाव आयोग पारदर्शी हो जाएगा, उसका कामकाज एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, उसको लेकर के अपोजिशन की पार्टियों का भरोसा बढ़ जाएगा? चुनाव आयोग पर आए फैसले से वास्तविक बदलाव क्या होना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नियुक्ति का सिस्टम बदल जाने के बावजूद सारी चीजें वैसी ही रहे जैसे अभी है? ज्यादा संभावना इसी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, एक पैनल बना करके मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कहा है उससे कुछ भी नहीं बदले। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। न चुनाव आयोग के कामकाज पर कोई फर्क आएगा, न नियुक्ति में कोई फर्क आएगा, कुछ नहीं होना है। आखिर नियुक्ति उसी व्यक्ति की होगी जिसको सरकार पसंद करती है या जिसको सरकार चाहेगी। वो कैसे होगा उस पर आगे बात करें, लेकिन पहले इस फैसले के संवैधानिक पहलू को देखना जरूरी है। समूचा विपक्ष इस बात पर खुशी मना रहा है कि मुख्य जो न्यायाधीश हैं, देश के चीफ जस्टिस हैं, वो भी उस पैनल में शामिल होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का जो नेता होगा या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का जो नेता होगा वो उस पैनल में शामिल होगा। ये तीन लोग मिलकर के चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। अब किसी भी प्रशासनिक नियुक्ति में या किसी संवैधानिक पद पर नियुक्ति में या किसी वैधानिक पद पर नियुक्ति में न्यायपालिका का शामिल होना लोकतंत्र के मजबूत होने का लक्षण नहीं है। यह बुनियादी रूप से लोकतंत्र के कमजोर होने का लक्षण है। जब लोकतंत्र कमजोर होता है, लोकतंत्र की संस्थाएं कमजोर होती हैं, तब इस तरह की बातें होती हैं। ये इस तरह की तमाम नियुक्तियां कार्यपालिका का अधिकार है और अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि कार्यपालिका के उस फैसले को विधायिका से मंजूरी दिलाई जाएगी। यानी सरकार कोई फैसला करेगी तो उसको संसद से मंजूरी दिलाई जाएगी, जैसा कि अमेरिका में है। लेकिन अमेरिका में चूंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसलिए यह नॉर्म है। वहां भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम इस तरह का है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें पार्लियामेंट में जो लीडर होता है वही प्रधानमंत्री होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से चुना जाता है और वो ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जिस पार्टी का है वो पार्टी कांग्रेस में सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन भारत में ये है। तो इसलिए, लेकिन इसके बावजूद अगर अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कोई भी नियुक्ति होती है, चाहे एक साधारण से देश में राजदूत की नियुक्ति करनी हो या उसका अटॉर्नी जनरल नियुक्त होना हो या जजों की नियुक्ति हो या खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति हो, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और फिर उसके बाद अमेरिकी कांग्रेस से उस पर मुहर लगवाई जाती है। तो यह लोकतंत्र के मजबूत होने का लक्षण है, उस लोकतंत्र के मजबूत होने का संकेत है कि प्रधानमंत्री कोई नियुक्ति करें या सरकार कोई नियुक्ति करे और संसद से उसकी मंजूरी दिलाई जाए। लेकिन चूंकि भारत में पहले से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अब उसमें न्यायपालिका का शामिल होना इस सिस्टम के कमजोर होने का संकेत है। न्यायपालिका के शामिल होने से सारी चीजें बहुत पवित्र हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, और उससे बहुत चीजें बदल जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। आखिर अभी भी भारत में कई नियुक्तियां हैं, कई पद ऐसे हैं जिन पर नियुक्ति पैनल के जरिए होती है और उस पैनल में चीफ जस्टिस भी होते हैं और विपक्षी पार्टी भी होती है। इसके बावजूद उन संस्थाओं की क्या स्थिति है या उन संस्थाओं के जो प्रमुख हैं उनकी क्या स्थिति है? मिसाल के तौर पर सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति देखिए। सीबीआई का निदेशक जो है वो एक पैनल के जरिए नियुक्त होता है जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं या फिर चीफ जस्टिस द्वारा मनोनीत किया गया सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज होता है। प्रधानमंत्री होते हैं और विपक्ष के नेता होते हैं। ये लोग मिलकर के नियुक्ति करते हैं सीबीआई के निदेशक की। जब इनके सहमति से जब इसी तरह के पैनल से नियुक्ति होती है तो फिर सारी विपक्षी पार्टियां क्यों इस बात का रोना रो रही हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है या सीबीआई भारत सरकार की संस्था बन गई है या भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन बन गई है, सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, या इस तरह की बातें सीबीआई को लेकर के क्यों होती हैं, जबकि उसके प्रमुख की नियुक्ति भी पैनल के जरिए होती है, वैसे ही पैनल के जरिए जैसे पैनल के जरिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। जब वही पैनल, सेम पैनल सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करता है तो अपोजिशन को वो पसंद नहीं है,
लेकिन वही पैनल चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त की और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा, तो वो कैसे पसंद आ जाएगा? उसमें कैसे इस बात की क्या गारंटी होगी कि उसमें उसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी जैसी सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में होती है? और ये आज की बात नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होती थी तो उस पैनल में लोकसभा में विपक्ष के नेता के नाते सुषमा स्वराज सदस्य होती थी और वो इसका विरोध करती थी। जो भी नाम आता था उसका विरोध करती थी, किसी न किसी तरह से विरोध करती थी। और वही काम मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, वही काम अधीर रंजन चौधरी भी कर रहे हैं। दो सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति में आलोक वर्मा के समय भी और ऋषि शुक्ला की नियुक्ति के समय भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध किया था। और 2021 में अधीर रंजन चौधरी ने एक दूसरा ग्राउंड बना करके विरोध किया, लेकिन विरोध किया। और इस पैनल के जरिए नियुक्ति हो रही है, दशकों से इस पैनल के जरिए नियुक्ति हो रही है, और इसके बावजूद हमेशा सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति पर विवाद होता है और उसके बाद पूरा विपक्ष सीबीआई के कामकाज पर सवाल उठाता है। सीबीआई के अलावा सीबीसीबी की भी नियुक्ति पैनल के जरिए होती है। तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भारत का, वो भी एक पैनल के जरिए अपॉइंट होता है। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन है, राष्ट्रीय केंद्रीय सूचना आयोग जो है, उसमें जो सूचना आयुक्त नियुक्त होते हैं उनका भी एक पैनल है। जो एनएचआरसी के अध्यक्ष अपॉइंट होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, उसके लिए भी एक पैनल बना हुआ है। लेकिन इन सारी नियुक्तियों में अपोजिशन के वही सवाल होते हैं जो सीबीआई के लिए होते हैं। तो अब ये सवाल है कि इस तरह की समस्या चुनाव आयुक्तों या और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कैसे नहीं आएगी? जब अब तक आती रही है समस्या, तो यहां भी आएगी, चाहे पैनल के जरिए नियुक्ति हो। और यह तय माने कि उस पैनल के सामने जो नाम आएंगे वो तो कानूनी व्यवस्था प्रावधान के तहत भारत सरकार ही नाम लेके आएगी। जो भारत सरकार का मंत्रालय है, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय है, डीओपीटी से ही तो नाम आएगा, वहीं से अधिकारियों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं बदल रही है। एक सिलेक्शन की प्रक्रिया में सिर्फ इतना बदलाव हो रहा है कि भारत सरकार जो सीधे नियुक्त करती है उसकी जगह भी एक पैनल नियुक्त करेगा, लेकिन पैनल के सामने जो नाम आएंगे वो भारत सरकार लेके आएगी। तो जब भारत सरकार को अपनी मर्जी से लेके आना है, तो अपनी मर्जी से वो जो अपना उसको जो पसंदीदा व्यक्ति होगा उसका नाम लेकर के आएगी, उसमें से आपको एक चुनना है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। अभी तक तो ये कभी देखने को नहीं मिला है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका मनोनीत कोई व्यक्ति बैठता है, वो विपक्ष का जो नेता है उसके साथ मिल करके किसी सैबोटाज कर दे किसी अपॉइंटमेंट को। अभी जो पिछली नियुक्ति हुई है सीबीआई के प्रमुख की, उसमें जरूर चीफ जस्टिस की तरफ से एक न्यायपालिका की यह सवाल उठाया गया था कि ऐसे अधिकारी का नाम पैनल में नहीं ले आए जिसकी नियुक्ति में 6 महीने से कम रह गए। तो ये एक स्थापित नॉर्म है कि जिसकी नौकरी अब 6 महीने से कम बची है, उसका नाम किसी बड़े संवैधानिक या वैधानिक पद के लिए या प्रशासनिक पद के लिए नहीं ले जाया जाए। इसके अलावा कभी इस बात की मिसाल नहीं है कि चीफ जस्टिस या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति विपक्ष के साथ मिलकर के और प्रधानमंत्री को अल्पमत में ले आ दे और अपना व्यक्ति नियुक्त करा ले। तो पता नहीं किस तरह से विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां ये उम्मीद कर रही हैं कि अब आगे हो जाएगा। इससे उल्टा नुकसान होगा। नुकसान यह होगा कि अभी विपक्षी पार्टियां कोई भी गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाती हैं, चुनाव आयुक्तों के आचरण पर सवाल उठाती हैं, छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी चीजों तक। लेकिन उसके बाद सवाल उठाने की नैतिक शक्ति विपक्ष की कम हो जाएगी। आज विपक्ष जिस तरह से जश्न मना रहा है, उसको समझना चाहिए कि आगे इस चुनाव आयोग पर फिर वो कैसे सवाल उठाएगा। जो चुनाव आयुक्त अगर उस पैनल से नियुक्त होता है, जिस पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे और विपक्षी पार्टी का नेता होगा, उस पैनल से नियुक्त होगा जो चुनाव आयुक्त, उसके कामकाज पर फिर विपक्ष कैसे सवाल उठाएगा? और उसका कामकाज बदलना नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली सरकार का ही आदमी होगा। और दूसरा, उसकी न शक्तियां बढ़नी है न उसका ढांचा बढ़ना बदलना है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग वैसे ही रहना है, जो बिना नाखून और दांत के एक संगठन है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। और यह बात मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से अभी हाल के दिनों में कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट में कही गई है कि हमारे पास अधिकार नहीं है। उसके पास किसी की सदस्यता खत्म करने का अधिकार नहीं है, उसके पास किसी का नामांकन अगर दाखिल हुआ है उसको अपने आप छोटी छोटी बातों पर खत्म करने, रद्द करने का अधिकार नहीं है। उसको यहां तक कि भड़काऊ भाषण जो दिए जाते हैं उसको वो रोकने का अधिकार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो किसी नेता को प्रचार से रोक सकते हैं 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के लिए। तो ये बात खुद चुनाव आयोग ने कही हुई है कि हमारे पास अधिकार नहीं है। तो जिस संस्था के पास कोई अधिकार नहीं है, चुनाव कराना एक तरह का मैनेजमेंट का काम है जो काम चुनाव आयोग करता है, तो उस संस्था को लेकर के इतना जश्न मनाना कि उसकी नियुक्ति अब पैनल से होगी, उससे ऐसा लग रहा है कि समूचा विपक्ष मान के चल रहा है कि अब सारी चीजें बदल जाएंगी। इससे कुछ नहीं बदलना है।
क्योंकि अब चुनाव आयोग को लेकर के जो सवाल उठाता है अपोजिशन पार्टी, उसमें एक सवाल ईवीएम को लेकर के भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के होता है कि वहां नहीं, वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसमें गड़बड़ी के आरोप लगाते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक ज्ञापन दिया चुनाव आयोग को, तो वो तो नहीं बदलना है, वो तो वैसा ही रहना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वैसी ही रहनी है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वीवीपैट मशीन का जो मिलान होता है एक विधानसभा क्षेत्र में 5 जगह 5 बूथों पर, वो वैसा का वैसा रहना है। उसमें कुछ अगर चेंज होना भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से होना है। तो चुनाव आयोग बहुत लिमिटेड अधिकार के साथ एक लिमिटेड भूमिका उसको निभानी है, उसको लेकर के इतना जश्न मनाने या इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इससे यह नहीं होगा कि सारी चुनाव की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी, ईमानदार और अच्छी साफ सुथरी हो जाएगी। उल्टे अपोजिशन का बोलने का अधिकार कम होगा, उसकी नैतिक शक्ति कम होगी, और अंत में तत्काल कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसे तत्काल कुछ नहीं बदलना है, क्योंकि अगले 1 साल तक कोई पद खाली नहीं होने जा रहा है चुनाव आयोग में। जो पहला पद खाली होगा वो फरवरी 2024 में होगा। अनूप चंद पांडे रिटायर होंगे जो चुनाव आयुक्त हैं। जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनका कार्यकाल फरवरी 2025 तक है, यानी उनके नेतृत्व में, उनकी देखरेख में ही लोकसभा का चुनाव होना है। तो ये चीजें नहीं बदलनी है। एक जो अभी जिस अरुण कुमार गोयल की नियुक्ति को लेकर के सबसे ज्यादा विरोध हुआ है और उसी पर यह ट्रिगर हुआ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, तो उनको उनका कार्यकाल 2027 तक है, दिसंबर 2027 तक। तो इसका मतलब है कि जो पहली नियुक्ति होगी वो अगले साल फरवरी में होगी, और उस बीच 1 साल का समय है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर भारत सरकार चाहे तो वो कानून बना ले। भारत सरकार जब तक कानून नहीं बनाती है तभी तक ये सिस्टम लागू रहेगा जो उसने बनाया है। इसका मतलब है कि अगर 1 साल के अंदर भारत सरकार कोई कानून बना देती है, नियुक्ति का नया तरीका कर देती है, कोई दूसरा पैनल बना देती है, तो जो ये पैनल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, इसकी एक भी बैठक नहीं होगी। अगर भारत सरकार कानून नहीं बनाती है तब अगले साल फरवरी में इसकी पहली बैठक होगी और पहली नियुक्ति होगी, जिसके लिए जाहिर तौर पर भारत सरकार की तरफ से नाम भेजा जाएगा और उस नाम के में से चुन करके पैनल किसी को चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा, और वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होगा। तो इसलिए इस पूरे फैसले में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर के इतनी हाइप बनाई जाए। भारत सरकार अपने नियुक्त करती थी, उसकी जगह अब एक पैनल नियुक्त करेगा, जैसे और कई पदों पर पैनल के जरिए नियुक्ति होती है सरकार के लोगों की। इसके सिवाय इस फैसले की और कोई व्याख्या नहीं है, चाहे इसका जो भी व्याख्या करके जो भी निष्कर्ष निकाला जाता हो, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।